हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्ता एंड वर्धन डायनेस्टी। सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। 1 से 2 लेक्चर में आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। और इस लेक्चर में के बाद आपको करना क्या है भाई, एक प्लेलिस्ट दी हुई है इसी चैनल पे, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो पूरे कर जाओ, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और अगर आप ये दोनों कर लेते हो, मतलब इस सीरीज को और एमसीक्यू, तो आपका जो क्वेश्चन है वो इसके बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, और आप लोग इसको शेयर करो यार, और मैं जल्दी ही बात करूंगा तो इसके जो बचे हुए 1-2 लेक्चर एंशिएंट हिस्ट्री के वो भी आपके फिनिश कर दूंगा। स्टार्ट कर लेते हैं। एक बात और मैं आप लोगों को पूछूंगा कि भाई अगर आपको कभी भी डाउट आए ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के नीचे जाना है, ठीक है ना, और वहां पर आपको अपने डाउट लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है और इसका नाम है गुप्ता डायनेस्टी। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसका एग्जाम में ये आता है कि भाई गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर, दैट मीन संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक था भाई श्रीगुप्त। इसको याद कैसे रख सकते हो, हम अपने घर के बड़ों के नाम के आगे श्री लगाते हैं, तो यहाँ पे श्री लगा ही हुआ है, तो गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर श्रीगुप्त। उसके बाद दोस्तों लोग बात करेंगे, इसके बेटे का नाम था घटोत्कच और ये राजा बनेगा। पर याद रखो गाइस, यहाँ पे हम लोग बात करें तो घटोत्कच ने कुछ ऐसा किया नहीं, तो उसके बारे में कुछ पढ़ने को है नहीं। एक बात और, गुप्ता डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो कहाँ पे थी भाई, वो थी पाटलिपुत्र, जिसको आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों जो यहाँ पर घटोत्कच का बेटा है जिसका नाम है चंद्रगुप्त, अब इसके आगे लगा हुआ है चंद्रगुप्त वन। इसको चंद्रगुप्त प्रथम क्यों बोलते हैं, तो सुनो। एक्चुअली हुआ क्या, इसका नाम तो चंद्रगुप्त ही था, पर आगे जाकर के इसी वंश में एक और राजा आता है जिसने अपना नाम चंद्रगुप्त रखा। तो अब हिस्टोरियन को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए उन्होंने इसको चंद्रगुप्त वन बोल दिया, और जो नेक्स्ट आएगा उसको चंद्रगुप्त टू बोल देंगे। ठीक है। अब दोस्तों इसने क्या किया, आसपास के इलाकों में लड़ाइयां लड़ी और धीरे धीरे करके क्या किया, उन एरिया को जीता। और जैसे जैसे उसने उन एरिया को जीता तो इसने टाइटल भी ले लिया, किस चीज का भाई, महाराजा धीराज। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लोग बात कर, इसने बहुत सारे बात करेंगे मैट्रिमोनियल अलायंसेस के, मतलब बहुत सारी शादियां की और उससे भी अपने अंपायर को बढ़ाया। और कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो ये महाराजा धीराज कहलाया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, क्योंकि इसका अंपायर बड़ा था और इसीलिए इसको गुप्ता डायनेस्टी का रियल फाउंडर बोलते हैं। वैसे फाउंडर कौन था, श्रीगुप्त, पर अगर आप लोगों से पूछे रियल फाउंडर कौन था, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों चंद्रगुप्त वन। देन जिस साल ये किंग बना उसने कैलेंडर भी स्टार्ट किया उसी साल, और उसे कहा जाता है गुप्ता संवत या फिर गुप्ता एरा। तो 319 एडी में ये कारनामा किया। उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसने एक बात करेंगे, एक शादी की, और वो शादी की थी, किससे की थी, लिच्छावियों की राजकुमारी। लिच्छावी एक डायनेस्टी है, उसकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमारा देवी। तो कुमारा देवी से शादी की, और इस शादी को सेलिब्रेट करने के लिए इसने एक गोल्ड कॉइन इशू किया, ये आप देख सकते हो, जिसमें किंग भी था और क्वीन भी थी। तो इसको किंग एंड क्वीन टाइप कॉइन बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किंग एंड क्वीन टाइप गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त वन। और क्यों इशू किया था, तो कुमारा जो देवी हैं उनके साथ इस शादी को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है। तो कुमारा देवी और चंद्रगुप्त वन की शादी के सेलिब्रेशन में ये कॉइन इशू हुआ था। और कुमारा देवी के बारे में याद रख लेना भाई कि ये लिच्छावी वंश की राजकुमारी थी, क्योंकि इसका आगे यूज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे चंद्रगुप्त वन के बारे में, पढ़ने लायक कुछ है नहीं। तो चंद्रगुप्त वन के बाद अगला जो बंदा आएगा वो इसी का बेटा हो जाएगा। और इसके बेटे के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, तो बताइए क्या नाम रहेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो भाई, है ना, यहाँ पे आप लोग बहुत आराम से देख सकते हो, इसका नाम है समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त ने खुद को कहा लिच्छवी दौहित्र, काफी इंपॉर्टेंट है। लिच्छवी दौहित्र का मतलब होता है सन ऑफ लिच्छावीज डॉटर, मतलब ये कुमारा देवी का बेटा था। ठीक है। अगला दोस्तों लोग बात करेंगे, ये पहला ऐसा गुप्ता किंग था जिसने साउथ इंडिया पर हमला किया और वहां के जो राजा हैं उन लोगों से क्या किया भाई, उसने कर भी वसूला। तो अगर हम बात करेंगे, ये आपका अरेबियन सी, यहाँ पे बात करेंगे इंडियन ओशियन, और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल। तो कभी कभी बोल देते हैं भाई कि जो समुद्रगुप्त के घोड़े थे उन्होंने तीनों समुद्रों का पानी पिया। ये भी मतलब यहाँ भी गए, इधर भी गए और इधर भी गए। आगे हम लोग दोस्तों बात करें, इसने सारी की सारी बैटल जीती थी, और इसीलिए जो एक हिस्टोरियन है V.A. स्मिथ, इन्होंने इसे कहा था इंडियन नेपोलियन। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जबकि आप देख रहे हो कि समुद्रगुप्त कोई बैटल नहीं हारा, जबकि नेपोलियन तो बैटल ऑफ वाटरलू हारा भी था। ठीक है। पर क्योंकि हम लोग गुलाम थे दोस्तों, तो हम लोग को याद रखना ऐसा ही होगा। नहीं तो पता है, नेपोलियन को आप बोल सकते थे कि भाई वो क्या है भाई, फ्रांस का समुद्रगुप्त है ना, या फिर आप बोल सकते हो भाई नेपोलियन ऑफ फ्रांस, पर हम ऐसा कर नहीं सकते। तो याद रखो समुद्रगुप्त को कहा गया इंडियन नेपोलियन। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे, तो इसके बहुत सारे कॉइन
आपको देखने को मिले। जैसे ये देखो एक कॉइन दिख रहा है जिसमें एक घोड़ा है, तो ये घोड़ा वाला जो कॉइन वो राजा इशू किया है जिसने अपने समय में एक यज्ञ कराया जिसको बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, जो अश्व होता है, जो घोड़ा होता है ना, उसको छोड़ा जाता है और घोड़ा जहां जहां तक जाता है वो पूरा का पूरा जो लैंड है, जमीन है, वो उस राजा का हो जाता है। आई होप आप ये पॉइंट समझ पा रहे होगे। तो इसने अपने अंपायर को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था और इसीलिए दोस्तों इसने एक और टाइटल लिया जो था अश्वमेध पराक्रम। हालांकि टाइटल वाले क्वेश्चन में एग्जाम में आता है आपके लिच्छवी दोहित्र पूछा जाता है और आप लोगों से दोस्तों क्या पूछा जाता है, इंडियन नेपोलियन। और एक बात और, इसके लिए जो साउथ इंडिया जब इसने जीता था तो इसका सेनापति कौन था, उसका नाम था वीरसेन। जो वीर था वो वीरसेन वही इसका सेनापति हुआ करता था। अगली बात दोस्तों मैं यहाँ पे करूंगा तो ये यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, प्रयाग प्रशस्ति। ये है आपका प्रयाग प्रशस्ति। देखो प्रयाग मतलब आज का प्रयागराज, ठीक है। आपको याद होगा दोस्तों मैंने अशोक जब पढ़ाया था तो अशोक के को पढ़ाते समय मैंने बताया था इसका भाई जो कौशाम्बी में जो आप बोल सकते हो जो इसका जो पिलर था उसको हम लोग बात करेंगे तो प्रयाग लेकर के आया था कौन, जहांगीर, है कि नहीं, जहांगीर लेकर के आया था। और आज की डेट में दोस्तों ये जो पिलर है, जो स्तंभ है, इसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। ओरिजिनली तो ये अशोक का था पर इसमें जो हरिसेन था, हरिसेन कौन है भाई, हरिसेन कोर्ट पोएट है किसका, समुद्रगुप्त का। इसने समुद्रगुप्त के बारे में भी लिखवाया और बताया कि समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा था जिसने कभी कोई बैटल नहीं हारी और लिखने का स्टाइल था चंपू काव्य स्टाइल। चंपू में क्या होता है, प्रोज भी होता है और पोएट्री भी होता है, मतलब मिक्स फॉर्म में लिखा जाता है। और गुप्ता टाइम पीरियड में जो भी कुछ आपको दिखेगा कौन सी लैंग्वेज में मिलेगा, संस्कृत में, पर लिखने का स्टाइल कैसा है, चंपू काव्य स्टाइल। तो आप देख सकते हो प्रयाग प्रशस्ति ओरिजिनली है अशोक का, लेकिन इसमें हम बात करेंगे तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में भी लिखवाया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है भाई। अगला पॉइंट देखें तो इसने बहुत सारे कॉइन इशू किए, जैसे कि वीणा टाइप। ये देखो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो वीणा बजा रहा है, ये समुद्रगुप्त है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो समुद्रगुप्त है उसको म्यूजिक का बड़ा शौक था, तो इसलिए अपना इसने क्या किया, वीणा बजाते हुए कॉइन भी इशू कराया। इसी तरीके से अश्वमेध वाला मैंने आपको दिखा दिया, ये देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इसी तरीके से दोस्तों इसने नेवल टाइप भी कॉइन इशू किया था, तो आप बोल सकते हो इसके पास एक बड़ी नेवी भी हुआ करती थी। इसने बहुत सारे जो कवि हैं, जो पोएट है, उनको पैट्रनाइज किया, इसलिए इसको बात करेंगे तो कविराज भी बोलते हैं। इसके बाद इसका अगला बेटा राजा बनता है जिसका नाम है रामगुप्त। इसने कुछ अच्छा किया नहीं और इसने जो भी किया वो गुप्ता डायनेस्टी की ग्लोरी को और नुकसान पहुंचाता है। फिलहाल आपके एग्जाम में उसकी जरूरत है नहीं, आप बस इतना जानो दोस्तों, जो रामगुप्त नाम का जो व्यक्ति है इसको इसी के छोटे भाई ने मारा और इसके छोटे भाई का नाम क्या था, देवगुप्त या फिर देवराज। तो अब अगर हम लोग बात करेंगे, जब रामगुप्त मर गया तो अगला राजा कौन बनेगा, देवगुप्त ही बनेगा ना, जिसका नाम देवराज है। तो इसने क्या बोला कि भाई मेरा नाम कहीं ना कहीं कलंकित हो गया क्योंकि मैंने अपने बड़े भाई को मारा है, तो मैं जब राजा बनूंगा तो देवराज या फिर देवगुप्त के नाम से नहीं बनूंगा, मैं अपने दादाजी का नाम रखूंगा। और इसके दादाजी का नाम क्या था, चंद्रगुप्त। देखो कैसे, देवराज या फिर देवगुप्त के पापा कौन है, समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के पापा कौन थे, चंद्रगुप्त। तो अब जब देवराज राजा बनेगा और इसने भी अपना नाम चंद्रगुप्त रखा तो हिस्टोरियन ने इसको चंद्रगुप्त टू कहा। ठीक है गाइस, तो पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, जितना बता रहा हूँ बस उतना ही करो, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भाई इसके बारे में क्यों बोल रहा हूँ, भाई ये महिलाओं तक की इज्जत नहीं करता था, गर्ल्स तक की इज्जत नहीं करता था, कौन, रामगुप्त, है ना। और इसी कारण इसको मारना पड़ा और मारना बहुत जरूरी था। अगला पॉइंट, तो चंद्रगुप्त टू का रियल नेम क्या था, देवराज या फिर देवगुप्त, जैसा मैंने आप लोग के साथ में अभी डिस्कशन में आपको बताया। इसके बाद दोस्तों दिल्ली में एक जगह पड़ती महरौली, जहां पर आपका कुतुब मीनार भी है। तो महरौली का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महरौली का जो आयरन पिलर है, आयरन पिलर मतलब लौह स्तंभ, महरौली का आयरन पिलर किसके बारे में, चंद्रगुप्त टू के बारे में। और यहाँ पर एक राजा के बारे में बात होती है इस पिलर में जिसका नाम था चंद्र, और ऐसा बताया जाता है ये इसी का है, किसका है, चंद्रगुप्त टू का। और आज तक दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस पिलर के बारे में, तो इसमें रस्ट नहीं लगा हुआ, इसमें अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। तो जो कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है ना महरौली में, वहीं पर आपको ये चंद्रगुप्त टू का आयरन पिलर, जिसको महरौली आयरन पिलर के नाम से जानते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसने दोस्तों क्या किया था, शकालोक को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और इसके बाद इसने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि भाई उज्जैन में किंग था विक्रमादित्य, उसने शकालोक को हराया था और फिर 57 BC में एक कैलेंडर इशू किया था जिसका नाम था विक्रम संवत। क्योंकि उसने भी शकालोक को हराया था और यहाँ पर जो चंद्रगुप्त टू है इसने भी शकालोक को हरा दिया,
तो इसने बोला कि अब मैं एक टाइटल लूंगा, और वो टाइटल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विक्रमादित्य, और एक कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा इसने चांदी के यानी कि सिल्वर के कॉइन इशू किए, और जिनको रुपयक के नाम से जाना गया। आगे जाकर के दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जो शेरशाह सूरी था उसने इसी रुपयक को रुपया कहा था, और आज की डेट में हम लोग जानते हैं। फिर चलिए, इसकी जो कल्चरल कैपिटल थी, जो सांस्कृतिक राजधानी थी, वो कौन सी थी भाई, उज्जैन, यानी कि मध्य प्रदेश में। ये लोग पूजा करते थे भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को वैष्णव बोलते हैं। और ये भगवान विष्णु के 10वें कॉर्नेशन, 10वें अवतार यानी कि वराह अवतार की दोस्तों पूजा करते थे। और बात करें तो ये बहुत ज्यादा विष्णु भक्त होने के कारण दोस्तों इसे परम भगवता के नाम से भी जाना जाता है। जितनी बातें मैं आप लोगों के साथ में बोलता जा रहा हूँ ना गाइस, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए भाई, परम भगवता। इसी के समय दोस्तों चाइनीज ट्रेवलर आया था, और इस ट्रेवलर का नाम क्या था, फाहियान। और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों फाहियान के बारे में, तो ये क्यों आएगा भाई इंडिया, ये एक्चुअली मैंने आगे कवर किया होगा, आगे कवर किया नहीं होगा तो मैं यहीं पे इसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। हाँ चलो, यहीं पे डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। ये जो व्यक्ति है ना फाहियान, ये आपको याद होगा, मैंने आप लोग को बुद्धिज्म पढ़ाते समय पढ़ाया था त्रिपिटका, त्रिपिटका, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, है ना। तो उनकी जो ओरिजिनल कॉपी है, जो ओरिजिनल बुक है ना, उनकी खोज में आया था फाहियान। ठीक है, तो अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आएगा ही आएगा कि चंद्रगुप्त टू के टाइम में इंडिया में कौन आया था, फाहियान आया था। चलिए गाइस, इतने पॉइंट आई थिंक हमारे एकदम अच्छे से क्लियर हो जा रहे हैं, क्योंकि देखो जब भी मैं अगर बात करूंगा इन चीज़ों के बारे में ना, तो क्वेश्चन मैंने हमेशा देखे। अब दोस्तों बात करेंगे इसकी डॉटर, चंद्रगुप्त टू की डॉटर, क्या नाम है भाई, आपका प्रभावती गुप्त। जो प्रभावती गुप्त थी, इसकी जो शादी होती, इसकी जो मैरिज होती, ये होती है रुद्रसेन टू से, जो कि डेक्कन में एक डायनेस्टी थी, वकाटक डायनेस्टी, उसका राजा था। पर बात करेंगे दोस्तों, इसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ की जो क्वीन तो ये हो ही जाती है, पर ये बात करेंगे इसी का रूल स्टार्ट हो जाता है, यही शासन करती है। तो एक क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त टू ने किसकी हेल्प की थी शासन व्यवस्था को बनाने में, कहां पर दोस्तों, वकाटक वंश के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्रभावती गुप्त, और प्रभावती गुप्त कौन है, डॉटर है भाई किसकी, चंद्रगुप्त टू की। अगला पॉइंट, इसका राजवैद्य यानी कि कोर्ट का फिजिशियन कौन था, तो भाई धनवंतरी, धनवंतरी। तो अगेन इंपॉर्टेंट है, धनवंतरी किसके टाइम पीरियड का है, तो आप क्या बताओगे, चंद्रगुप्त टू। एक्चुअली दोस्तों इसके दरबार से ही स्टार्ट होता है एक प्रथा जिसको बोलते हैं नवरत्न। आप लोगों ने अकबर के नवरत्न सुने होंगे, पर नवरत्न का जो सिस्टम है वो स्टार्ट इस समय से हुआ है। ठीक है गाइस। अगला, इनके कोर्ट पोएट यानी कि राज कवि कौन थे दोस्तों, कालिदास, जिनको हम लोग बात करेंगे इंडियन शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और कालिदास हो या फिर यहाँ पे इस समय जो भी हो, गुप्ता डायनेस्टी के समय में जो कुछ भी लिखा जा रहा है, ये सब कुछ दोस्तों याद रखना, एक बहुत ही अच्छी संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जा रहा है। और कालिदास जी की 7 बुक आपको याद रखना है, मेघदूतम नेचर के बारे में, रघुवंशम भगवान राम के बारे में, मालविका, अग्निमित्रम। तो अग्निमित्र आपको याद होगा दोस्तों, मैंने ये आप लोग को पढ़ाया था सूंग डायनेस्टी में, पुष्यमित्र सूंग के बेटे के बारे में बताया था कि इसका अग्निमित्र नाम है, याद रखना दोस्तों, उसके ऊपर है। कुमार संभव, कुमार कार्तिकेय के ऊपर है। विक्रम उर्वशी याद रखना है, ऋतु संहार, और सबसे इंपॉर्टेंट अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो विलियम जोन्स है उसने इसका ट्रांसलेशन किया था, कौन सी लैंग्वेज है भाई, इंग्लिश। ठीक है, तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए। अगली बात करें दोस्तों, इसके समय में और भी कुछ लोग थे, जैसे कि आर्यभट्ट, इनकी किताब है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिकम, काफ़ी बड़े मैथमेटिशियन, और पाई की एग्जैक्ट वैल्यू भी इन्होंने कैलकुलेट किया था। वराहमिहिर दोस्तों 2 बुक, पंच सिद्धांतम और बृहत संहिता, ये लिखी, और सब कुछ संस्कृत में ही देखने को हमको मिल रहा है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, विष्णुगुप्त की दोस्तों पंचतंत्र। यहाँ पे बात करेंगे जानवरों की कथाओं के माध्यम से एक मैसेज देने का संदेश किया जाता था। शुद्धक की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब जिसका नाम मृच्छकटिकम। देन विशाखा दत्त, ये इस टाइम पीरियड के हैं, लेकिन इन्होंने 2 बुक लिखी, एक है मुद्रा राक्षस, ये किसके ऊपर है भाई, ये है चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर में, कि कैसे उन्होंने धनानंद को मार के चाणक्य के गाइडेंस में क्या किया था भाई, मगध को कैप्चर किया था। और दूसरी है देवी चंद्रगुप्तम, ये हम लोग बात करेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त टू के बारे में। ठीक है ना, तो चंद्रगुप्त टू के टाइम पीरियड में थे, तो इन्होंने 2 बुक लिखी है, ये पॉइंट भी याद रखो। अगला दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे, तो जो नेक्स्ट रूलर आ जाएगा वो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त दोस्तों दूसरा गुप्ता किंग है जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया, क्योंकि पहला कौन हो जाएगा, समुद्रगुप्त। और इसके बारे में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो है नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाया, तो कुमारगुप्त ने बनवाया भाई, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। और वहाँ पर
जो मॉन्क लोग रहेंगे उनके लिए विहार बनाया, और उस विहार को क्या कहते हैं, नालंदा विहार या फिर नालंदा महाविहार। और आप सभी लोग गाइस जानते हो कि ये सब कहाँ पे पड़ेगा, ये सब आपको बिहार में पड़ेगा। ये कौन से धर्म के लिए बनाया गया भाई, तो बुद्धिज़्म जो है वो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और अगर मैं बात करूँगा, नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस हुई थी कब, गुप्ता टाइम पीरियड के बाद में। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी यूनिवर्सिटी पोस्ट गुप्ता पीरियड में फेमस हुई है, तो याद रखो नालंदा यूनिवर्सिटी। क्यों, मान लो अगर मैं बात करूँ, आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे तो तुरंत फेमस नहीं होगा, कुछ समय लगेगा। तो गुप्ता टाइम पीरियड के बाद में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी भाई। अगला अगला बात करेंगे स्कंदगुप्त। इसके बारे में एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो, बात करेंगे इंडिया में 458 एडी में एक अटैक होता है, और ये अटैक कौन करते हैं, हूण। ये हूण कौन है भाई, ये सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग हैं, बहुत ही बारबरिक टाइप के लोग, और इन्होंने पूरा रोमानियन अम्पायर वगैरह जो सब कुछ तबाह किया हुआ था। तो इन लोगों ने ना इंडिया में टोटल अगर हम बात करेंगे तो एक के बाद एक बहुत सारे अटैक किए, और फर्स्ट अटैक जो हम बात कर रहे हैं तो 458 एडी में किया। ऐसा बोलते हैं 10 से भी ज़्यादा बार इसने हमले किए। तो इन्होंने जब हमले किए ना, तो इनको हराया, किसने हराया, स्कंदगुप्त ने। और यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा वो गुप्ता किंग है जिसने हूणों को हराया, तो आप याद रखो स्कंदगुप्त ने। ठीक, अब ये हूणों का जो लगातार आक्रमण हो रहा था ना, इससे गुप्ता डायनेस्टी धीरे 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 कमजोर तो होती गई, भले ही जीत गई, और आगे जाकर के इनके पास कोई बहुत बड़ा राजा भी नहीं आया। तो इस तरीके से डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, और लास्ट इनका जो किंग था दोस्तों, उसका नाम क्या था भाई, विष्णुगुप्त। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख लेना। आगे बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी के समय का आर्ट एंड कल्चर। देखो, एक क्वेश्चन कराया था, सबसे पहले गोल्ड कॉइन किन लोगों ने इशू किए थे, याद है आप लोग को। तो मैंने आपको बताया था भाई, सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन इशू किए गए थे वो थे इंडो ग्रीक। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगा सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करेंगे गोल्ड कॉइन इशू करने वाला राजा कौन था, तो कड़फिसिस टू, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विमा कड़फिसिस। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन किस डायनेस्टी ने इशू किए, दोस्तों सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन इशू करने वाली डायनेस्टी थी गुप्ता डायनेस्टी। एयू हम लोग बात करें, सिंबल है किसका, गोल्ड का। तो बात समझ में आ रही है। तो सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन अगर मैं बात करूंगा इशू करने वाला राजा, तो विमा कड़फिसिस। पर अगर पूरा ओवरऑल डायनेस्टी पूछ लिया जाए तो गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, और सबसे पहले इंडो ग्रीक। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जिनको बैक्टेरियन के नाम से भी जाना जाता था। अब देखो भाई, गुप्ता टाइम पीरियड में जो हम बात करेंगे, आर्ट एंड कल्चर अपने पीक में था, और यही कारण था कि जो गुप्ता पीरियड को एंशिएंट इंडिया का गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कैसे, साइंस इस समय पीक पे था, मैथमेटिशियन को आप लोगों ने देखा पाई की वैल्यू निकाल रहे थे, बहुत कुछ बता रहे थे। और इसी तरीके से एक व्यक्ति हुआ करते थे ब्रह्मगुप्त, इन्होंने एक बुक लिखी थी ब्रह्म सिद्धांतम। और दोस्तों जो न्यूटन ने बहुत बाद में, हम अगर गाइस बात कर रहे हैं, तो न्यूटन ने बहुत बाद में क्या किया था बताओ, ग्रेविटी के बारे में बताया था। ब्रह्मगुप्त ने इस समय ग्रेविटी के बारे में बता दिया था। पर मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग गुलाम हैं, तो जो जितना भी जो आप बोल सकते हो चीज़ें हैं, वो किसको जाएंगे भाई, वो यूरोपियंस को जाएंगे। संस्कृत इस समय अपने पीक पे थी। आर्किटेक्चर का काम चालू हो चुका है। जैसे कि मैं बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट, तो इस समय क्या हो जाएगा भाई, टेम्पल का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले टेम्पल वगैरह नहीं थे। ठीक है ना, आर्ट हो गया है ना, बहुत सारे दोस्तों हम लोग बात करेंगे, बुक्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेंगी, लिटरेचर बहुत सारा लिखा गया। तो इन्हीं सब कारणों से गुप्ता डायनेस्टी को भी एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे तो गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसी समय हम बात करेंगे महाकाव्य, एपिक को हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं भाई, महाकाव्य लिखे गए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा, और महाभारत को वेद व्यास जी ने। ठीक, टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। अब जो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल होते हैं उनको नागर स्टाइल बोलते हैं, साउथ इंडिया में जो होते हैं द्रविड़ स्टाइल होते हैं, और जो कर्नाटक में होता है उसको वेसारा स्टाइल बोलते हैं। और वेसारा स्टाइल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये मिक्स होता है किसका, ये आप बोल सकते हो एक मिक्स्ड है किस किसका, द्रविड़ स्टाइल का और नागर स्टाइल का। और आप लोगों को दोस्तों मैं बोलूँगा कि आप लोग एक मेरा लेक्चर जरूर देखना, कौन सा, एंशियंट हिस्ट्री में, जो मैंने एमसीक्यू करा है, प्लेलिस्ट है। तो उसमें ना इन तीनों को मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो आप लोग उसको वहाँ से देखना, जब आप लोग एमसीक्यू करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा। तो पूरा एंशियंट हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा, और 1 से 2 लेक्चर में आपका पूरा एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो रहा है भाई। चलिए, तो ये स्टाइल आप लोग वहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे इस चैनल पे डाला हुआ है इस चीज़ को। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये लोग भगवान विष्णु के 10वें अवतार की पूजा करते थे, जिसको क्या बोलते थे, वराह अवतार। और बात करेंगे गुप्ता कालीन, जो गुप्ता टाइम पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है, उस टेम्पल का नाम है दशावतार टेम्पल। ये आपको देवगढ़ में मिलेगा। देवगढ़ ये जगह है कहाँ पे, नियर झांसी।
और जिस डिस्ट्रिक्ट में आएगा ललितपुर, और ललितपुर गाइज आपको कहाँ पर मिलेगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, कहाँ पर मिलेगा, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा भाई। तो क्वेश्चन आए तो आप लोग को पता होना चाहिए। अब एलोरा केव्स, एलोरा गुफाएं दोस्तों बात करें तो टोटल ये केव्स हैं कितनी, 34। ये कहाँ पर है, औरंगाबाद, जिसका नया नाम दोस्तों क्या है, संभाजी नगर। नया नाम क्या है भाई, संभाजी नगर। कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में। एलोरा केव्स किस में आती है भाई, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। एलोरा केव्स कौन कौन से धर्म के ऊपर है, हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि एलोरा जो गुफाएं किससे रिलेटेड है, ठीक। अगला क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर एक फेमस रॉक का टेम्पल बना हुआ है जो किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, और इसको किसने बनवाया, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ये मैं आपको आगे चल करके पढ़ाऊंगा भाई, है ना। एक्चुअली एलोरा केव्स में भी बता रहा था क्योंकि वो गुप्ता टाइम पीरियड में बनना स्टार्ट हो गई थी और आगे तक गई थी। तो अगर मैं एलोरा केव्स बता रहा था तो इसी एलोरा केव्स में राष्ट्रकूट डायनेस्टी के लोगों ने यहाँ पर एक टेम्पल बनवाया जिसका नाम था रॉक कट टेम्पल, जिसको उनका जो किंग है कृष्णा वन बनाएगा। और राष्ट्रकूट डायनेस्टी में आपको आगे पढ़ाऊंगा, कब, तो मिडिवल हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखना। तो मतलब बनना स्टार्ट हो गया था गुप्ता टाइम पीरियड से, ऐसा बोलते हैं, और ये उस टाइम पीरियड तक बनता रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, रॉक कट टेम्पल जो कृष्णा वन ने बनवाया। ये आप देख सकते हो, सपोज करो ये एक पूरी पहाड़ है, तो उस पहाड़ को काट काट के देखो इस तरीके से पूरा टेम्पल बना। ये देखो छोटे छोटे जो चींटी जैसे दिख रहे हैं इंसान लोग हैं, ये यहाँ पे, ये रुको मैं आपको एक बार यहाँ पे जूम भी करूंगा। तो देखो ये खड़े हैं, ये देखो, ठीक है। ये वाला एरिया, ये यहाँ पे जहाँ पे बार बार डॉट कर रहा हूँ। चलिए वापस आते हैं। तो ये रॉक का टेम्पल है जिसको कृष्णा वन ने बनाया है, ये कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी का बंदा था। आगे एलोरा केव्स दोस्तों, ये भी कहाँ पर है, संभाजी नगर, यानी कि आज की डेट में बात करूंगा तो औरंगाबाद, यानी कि अगेन मैं बात करूंगा तो महाराष्ट्र। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो केव्स हैं 29 है। यहाँ पर जो पेंटिंग की जाती है ना, जो पेंटिंग है वो फ्रेस्को स्टाइल है। फ्रेस्को स्टाइल मतलब क्या होता है, आपने क्या किया, जो डायरेक्टली आप जो वॉल पे कर देते हो या फिर सीलिंग पे कर देते हो उसको आप बोल सकते हो फ्रेस्को स्टाइल में पेंटिंग। और जो अजंता केव्स है दोस्तों, ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे जो पेंटिंग की गई है उसमें ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगी, जातक कथाएं। जातक कथा किसको बोलते हैं, गौतम बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं उनको यहाँ पे शो किया गया है। तो ये भी अगेन मैं बोलूंगा गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप लोग को पढ़ना है भाई। तो ये आपका पूरा गुप्ता डायनेस्टी यहाँ पे हो जाएगा। अब एक छोटा सा और कवर कर लेते हैं, पुष्यभूति या फिर वर्धन डायनेस्टी। देखो एक्चुअली इस डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसका नाम था पुष्यभूति वर्धन, और इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम था पुष्यभूति या फिर वर्धन डायनेस्टी। और इस व्यक्ति की कैपिटल थी थानेश्वर, यानी कि हरियाणा। इतनी बात किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों कौन लोग थे, ये लोग शैव लोग थे। बेसिकली हम लोग बात करेंगे भगवान शिव के फॉलोअर हुआ करते थे ये लोग, ठीक है। आगे जाकर के हम बात करेंगे तो इस डायनेस्टी में एक राजा आता है दोस्तों, और उस राजा का नाम होता है प्रभाकर वर्धन। देखो मैं वही पढ़ाऊंगा यहाँ पे जो आपके काम का होगा। राजा का नाम क्या भाई, प्रभाकर वर्धन, ठीक। और प्रभाकर वर्धन के बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था राज्यवर्धन। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो, राज्यवर्धन, ठीक है ना। बहन है जिसका नाम था राज्यश्री, राज्यश्री। और बात करेंगे और जो सबसे छोटा बेटा है उसका नाम है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। तो गाइस होता क्या है, जब प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन जब किंग बनता है तो इसको लोग क्या कर देते हैं, असम और बंगाल के जो राजा वो लोग मिल करके इसको मार देते हैं, और इस बहन जो है राजश्री इसको किडनैप भी कर लेते हैं। बाद में फिर ये 16 साल का बच्चा किंग बनेगा और ये ना सिर्फ राजश्री को बचाएगा बल्कि उन लोग को भी मार डालेगा। तो 16 साल की एज में ये व्यक्ति राजा बनेगा, और आप देख सकते हो। और इस व्यक्ति के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसका राज कवि था बाणभट्ट, काफी इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन। तो मैं यहाँ पे सीधे हर्षवर्धन में क्यों, क्योंकि वही आपके काम का और कुछ आपको नहीं पढ़ना है। और हर्षवर्धन का जो कोर्ट पोएट है बाणभट्ट, उसने संस्कृत लैंग्वेज में 2 बुक लिखी, हर्षचरित्र हर्षवर्धन के ऊपर, और कादम्बरी दोस्तों ये एक नाटक है, ये एक ड्रामा है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर्षचरित्र और कादम्बरी किसने लिखी, तो बाणभट्ट, ठीक है गाइस। अगेन मैं बोल रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट। अगला, इसने अपनी कैपिटल को कहाँ ले आया, कन्नौज। कन्नौज कहाँ पर, यूपी। जबकि पहले कहाँ पर थी इनकी राजधानी, थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पर है भाई, हरियाणा। और कन्नौज को हम लोग बोलते हैं परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। अगला, इसके समय में दोस्तों एक चाइनीज ट्रेवलर इंडिया आता है जिसका नाम था ह्यून सांग, काफी इंपॉर्टेंट है, 630 एडी में आता है। और उसके बाद ये जाता है नालंदा,
और ना सिर्फ दोस्तों ये वहाँ पे पढ़ाई करता है बल्कि बाद में ये वहाँ पे पढ़ाता भी है नालंदा में, ठीक है ना। तो अब नालंदा में आ रहा है तो कौन से धर्म के लिए आएगा, बुद्धिज्म की को ग्रहण करने के लिए भी आएगा दोस्तों, और बाद में टीचिंग भी देगा। 10,000 से ज़्यादा लोग पढ़ते थे भाई नालंदा में, ठीक है। तो चाइना से आया था ह्यूनसोंग, इसको याद रखना आसान है, एच से हर्षवर्धन और एच से ह्यूनसोंग। और ह्यूनसोंग के ऑनर में आप बोल सकते हो एक असेंबली कराएगा हर्षवर्धन, और वो असेंबली कौन सी थी, कन्नौज असेंबली। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ह्यूनसोंग के ऑनर में इसने क्या कराया था दोस्तों, कन्नौज असेंबली कराई थी। और हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर में ये एक असेंबली कराया था प्रयाग में, जो दोस्तों आप बोल सकते हो तो ये रिलीजन काम के लिए आप बोल सकते हो, लोगों को दान वगैरह भी करता था, डोनेशन वगैरह भी इसमें करता था। तो एवरी 5 ईयर्स में आप बोल सकते हो ये ऐसा करता था, ठीक है। और हम लोग दोस्तों बात करेंगे ह्यूनसोंग वगैरह के प्रभाव में ये आएगा। और इसने भी फाइनली, ये क्षत्रिय था पर बाद में इसने दोस्तों कौन सा धर्म अपना लिया, इसने भी बुद्धिज़्म को अपना लिया। और बुद्धिज़्म में भी कौन सी बुद्धिज़्म को, महायान बुद्धिज़्म को इसने अपनाया था, ठीक है। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। हर्षवर्धन खुद भी बहुत अच्छा राइटर था और इसने संस्कृत में दोस्तों 3 ड्रामा लिखे, और इसको याद रखना आसान है, PNR, प्रियदर्शिकी, प्रियदर्शिका, नागनंदा रत्नावली, प्रियदर्शिका नागनंदा रत्नावली। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी बुक हर्षवर्धन ने नहीं लिखी, ऑप्शन है प्रियदर्शिका, नागनंदा रत्नावली, हर्षचरित्र। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जय माता दी बोलेंगे और हर्षचरित्र लगा के आएंगे और 0 बटे पराठा पाएंगे। हाँ, क्योंकि हर्षचरित्र का जो ऑथर है वो इसका कोर्ट पोएट है जिसका नाम क्या है भाई, बाण भट्ट। अब दोस्तों ये जो ह्यूनसोंग है, जब ये जाएगा यहाँ से तो ये एक बुक लिखेगा, और इस बुक का नाम था CU की, कौन सी भाषा में भाई, चाइनीज भाषा में, ठीक है। हर्षवर्धन अपने अंपायर को बढ़ाने की कोशिश करता है इनिशियली, और हर्षवर्धन दोस्तों साउथ पर अटैक करता है, और यहाँ पर एक चालुक्य किंग था जिसका नाम क्या था भाई, पुलकेशिन II। तो ये बैटल दोस्तों हम लोग बात करेंगे नर्मदा नदी के किनारे, कहाँ पर हो रही है भाई, नर्मदा नदी के किनारे हो रही है, और इसमें हर्षवर्धन को डिफीट का यानी कि हार का सामना करना पड़ेगा। तो इस बैटल को जीता कौन था, पुलकेशिन II, जो कि चालुक्य ऑफ बादामी था। बादामी का ही एक और नाम है दोस्तों वातापी, और ये प्लेस कहाँ पर है, कर्नाटक। और चालुक्य एक वंश है, एक डायनेस्टी, जो कि चालुक्य मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी तक आप ये समझ लो कि पुलकेशिन II नाम का राजा है जिसके बारे में आपको आगे पढ़ना है। इसने हर्षवर्धन को हराया था 618 AD में। इतनी बात आप लोग याद रखो, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है भाई कि किसने हराया था, तो पुलकेशिन II ने हराया था। इतना आप लोग दोस्तों पढ़ लिए हो तो आप एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत हद तक आपका 96 से लेकर 97% तक फिनिश हो चुका है। अब 1 से 2 लेक्चर में आपकी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में फिनिश कर दूंगा। तो गाइस सेशन को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।